बच्चों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है, एसपीआई की सीरीज़ शुरू की है 2026 के लिए, उसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लेक्चर ले लिया था जिसमें हमने जितनी भी थ्योरी पोर्शन बनता था आपका क्वाड्रेटिक का सारा आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके पहले वाला लेक्चर देख के आइए जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 1, राइट, जिसमें हमने थ्योरी सारी की सारी रिलेटेड टू योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी की सारी हमने डिस्कस की थी। आज जो हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज रहेंगे। आप ये सीखेंगे कैसे हम एमसीक्यूज को डील करते हैं, कब कब हमें क्या बचना है, भाई पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से बचना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो टाइम भी हमें थोड़ा सा बचाना है। कैसे हम शॉर्टकट अप्रोचेस का यूज़ करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। इसके अलावा आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई बच्चा इसको कर रहा है अच्छे से, आप पूरे के पूरे लेक्चर्स देख रहे हो मैथ्स के, एसपीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये जो आपके पास सेकंड लेक्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं भाई, आपके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज सेशन को अटेंड करने के लिए एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। और पेन और कॉपी लेके आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपके पास आएगा तो क्वेश्चन में आप फिर पॉज करोगे, आप खुद उसको करने की कोशिश करना। खुद उसको करने की कोशिश करना, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 5 मिनट लो। जब आप खुद करोगे उसके बाद आप रिज्यूम करके फिर इसको देखिए कि आपका जो आंसर है, मेरा जो आंसर है, क्या वो सेम आ रहा है, कि आपके करने का तरीका मेरे करने का तरीका सेम है। तो उससे आपकी लर्निंग थोड़ी सी और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है एसपीआई एग्ज़ाम की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, सारा का सारा जितना भी हमारा पोर्शन था थ्योरी का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो हम शुरू करने वाले हैं, एमसीक्यू राउंड शुरू करने वाले हैं। तो एमसीक्यू राउंड शुरू करने के लिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें डिफिकल्टी लेवल भी हम धीरे धीरे रेज करेंगे। और जितने भी टाइप्स जो मेरे को लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए एसपीआई एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने इस लेक्चर में डालने की कोशिश की है। इसके अलावा भी जैसे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाता है उसके बाद कुछ और एमसीक्यूज आपके पास लेके हम आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। अब ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि सेम यही एमसीक्यू हमें कहाँ पे मिल जाए भाई, एग्जाम में मिल जाए। तो हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस लेवल तक हमें प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों ने हो सकता है सॉल्व भी किया हो, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो वो यहाँ पे मेरे साथ चलेंगे। लिखा था द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है आपके पास, 7x² माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशो निकालना है, और रेशो निकालना है किन किन के बीच में भाई, रेशो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रेशो निकालनी है, एक तो सम ऑफ रूट्स निकालने हैं भाई, और डिवाइड बाई कर देना है उनको प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ये आपको रेशो जो है फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आपको ना सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी हमने करवाई थी कि सम ऑफ रूट्स जब भी पूछा जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, तो आपको ये भी पता है कि सम ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास एक रिलेशन आता है। तो सम ऑफ रूट्स के लिए आपने एग्री किया था भाई माइनस बी बाई ए पे, किया था ना, हर एक बच्चे को पता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो आपके पास आएगा भाई सी बाई ए। अगर ये सेम टू सेम चीजें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनने वाला है माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -12 अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 7 होल डिवाइड बाई सी बाई ए। सी की वैल्यू अगेन आपके पास कितनी है भाई, 18 है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा, तो बनेगा भाई पॉजिटिव का 12 अपॉन 18। पॉजिटिव का 12 अपॉन 18 आप सॉल्व करोगे, 2 से कट कर दो, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से कट कर दो, 3 2 6, 3 3 9, तो फाइनल आंसर आएगा 2/3। इट मीन्स 2:3, 2:3। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए भाई, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है, राइट। तो जिन्होंने का भी ऑप्शन नंबर डी बनाया वो उनकी कहानी बिल्कुल सही जा रही है, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा, अपना बोर्ड अच्छे से कर रहे हैं। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी थोड़ा सा देखिए कैसे आप करते हो इस क्वेश्चन को। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा इसको।
पर अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट है 1/3। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, आपको 2-3 तरीकों से सीखना सिखाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा, राइट। अगर आप सोच पाओगे तो इसी क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके आपके माइंड में आ जाएंगे भाई। 2-3 तरीके आएंगे तो आपका थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियरिटी बढ़ेगी, आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से करने से हमारा टाइम सेविंग होगा, और भी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि ऐसा करने से भाई इस स्टेप को करने से ये फायदा हो रहा है, इस स्टेप को करने से ये क्या है, नुकसान है आपका, राइट। तो ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट आपके पास 1/3 है, यानी एक रूट भाई आपके पास गिवन दे दिया उन्होंने, कहा एक रूट क्या है 1/3, आप दूसरा रूट निकालो। अब जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो एक पूरी मेहनत करेगा, इसके रूट्स फाइंड आउट कर देगा भाई, या तो वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएगा या तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएगा, दो रूट्स निकाल के बता देगा। एक रूट्स तो 1/3 ही होगा, जो दूसरा रूट होगा वो इसमें से कहीं ना कहीं आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा, है ना। ये पहला तरीका। सेकंड बच्चा ये कर सकता है कि एक रूट तो ये दिया है, सेकंड रूट हमने फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करके चेक करूं। रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो आप बोलोगे कि -1/3 इसमें पुट करके देखते हैं क्या ये इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 तो -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 1/3 पुट करोगे उसको चेक कर लेना, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का, जिसको मैं सेकंड तरीका बोल रहा हूँ भाई, सेकंड नंबर का, है ना। थर्ड ये हो सकता है कि बच्चा ये जान जाए कि हमारे पास भाई दो हमने रूल पढ़े थे, एक सम ऑफ रूट्स पढ़ा था, इसका भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक रूट तो पता है, एक अननोन है, रिलेशन तो पता ही है ना, सम ऑफ रूट माइनस बी वाई है। और इसका भी रूट किया जा सकता है, इसका भी यूज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी एक रूट पता है, एक आपके लिए क्या रहेगा, अननोन रहेगा, और उसका रिलेशन पता है, तो यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी रिजल्ट आएगा, यहाँ से भी रिजल्ट आएगा। आप बोलोगे इसको सॉल्व करोगे उससे भी रिजल्ट आएगा, अगर आप ऑप्शन पुट पुट करके चेक करोगे उससे भी रिजल्ट आएगा, सबसे रिजल्ट आएगा, सबका रिजल्ट सेम आएगा, है ना। अगर आप मेरे को पूछोगे क्या करना ज़्यादा इजी रहेगा, ये आप बताना, अच्छा लास्ट में कमेंट्स में बताना क्या करना ज़्यादा इजी रहा। सम ऑफ रूट्स पे चेक करते हैं। सम ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है एक रूट तो नोन है, यानी वन रूट इज नोन, वन रूट इज नोन, और एक नोन को अननोन मान लेता हूं मैं अल्फा, तो मैं बोलूँ सम ऑफ रूट अल्फा, और साथ में सेकंड रूट क्या मान लिया हमने 1/3। तो सम ऑफ रूट्स पूछा था, सम ऑफ रूट्स करोगे तो अल्फा प्लस 1/3 आ जाएगा, और बोलोगे -b/a बोलोगे तो -10/a, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 10/3 बन जाएगा। ये 1/3 इधर भागेगा तो 10/3 माइनस 1/3, तो अल्फा की जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10 - 1 9/3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3, यानी जो सेकंड रूट आपने माना है वो क्या आ गया आपके पास 3, फर्स्ट रूट क्या दिया था 1/3, ऑप्शन भी मैच हो गया आपके पास 3, राइट। अगर आप ऐसा ना करके ऐसा करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप बोलोगे CY होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें से एक रूट को अल्फा माना, सेकंड रूट आपको दिया था भाई 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने यूज किया, CY बोले तो 3/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू ये 1 यहाँ पे लिख दिया, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भेज दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई था, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, इससे भी आंसर बना, इससे भी क्या बन गया, आंसर बन गया। बल्कि अगर आप इसी ऑप्शन को चेक करते, ए को चेक करते सेटिस्फाई नहीं होता, बी को चेक करते वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, सी को चेक करते वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, पर ऑप्शन नंबर डी को जैसे ही मैं चेक करता तो वो रूट्स के लिए क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता, चेक करके देख लेना। जैसे 3 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 × 3 का होल स्क्वायर -10 × 3 + 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 × 3 27 -30 + 3 इज इक्वल टू 0 बन गया, 27 - 27 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई किया, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोचो क्वेश्चन के बारे में, सोचोगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स में, अदरवाइज आप क्या करोगे भाई, एक ही मेथड के पीछे चलोगे कि ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा। मोर देन 1 मेथड भी हो सकते हैं, मोर देन 2 मेथड भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितने मेथड मैंने आपको बता दिए भाई, 4 मेथड बता दिए इस क्वेश्चन को करने के, जो भी मेथड आपको सही लगे उससे कर लेना।
आप कमेंट में बताना मेरे को कौन सा मेथड आपके लिए सही रहा, इजी रहा, लेस टाइम टेकिंग रहा। ठीक है, हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड इतना शार्प चलता है कि यहाँ से डायरेक्ट वो ऐसे पुट करके थोड़ा सा दिमाग चला के बता देते हैं कि सर ये इसका क्या बनेगा, भाई रूट बनेगा, राइट। तो हर किसी बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बन सकता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी मीन्स 3 आएगा इसका आंसर, राइट। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यस, थर्ड क्वेश्चन भी करने की ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन करने की ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कि एक रूट अगर मानो 5 है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल बनेगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/5। अगर एक रूट 1/5 है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल बनेगा यानी 5। समझे मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं अगर एक रूट आपका 3 है तो एक उसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 से उसको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर वो बोलना चाहता है कि एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट्स जो भी आप मानोगे, दूसरा उसका क्या आएगा, रेसिप्रोकल। तो अल्फा और बीटा क्यों मानने, एक को अल्फा माना, दूसरा क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/अल्फा। ये क्वेश्चन बताना चाहता है भाई कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या बनेगा, 1/अल्फा, राइट। अगर ये दोनों के दोनों क्या बन गए आपके पास, रूट, तो अभी आपको क्या चाहिए, आपको तो के की वैल्यू चाहिए। आपको पूरी की पूरी इक्वेशन दिख रही है, बस एक चीज आपको अननोन दिख गई, दैट इज के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, के की वैल्यू निकालनी है तो कौन चीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्या सम ऑफ रूट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसमें के आ जाए। आप सम ऑफ रूट की कहानी बोलोगे -b/a, तो -13/5 बोलोगे, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, के तो उसमें आया नहीं। पर जैसे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो उसमें c/a आ जाएगा, यानी के की वैल्यू आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहीं ना कहीं अल्फा को भी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें सिंपल के आ जाए, अल्फा तो वैसे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करोगे तो वो आता है भाई c/a। क्या आता है, c/a। अब आपके रूट्स अल्फा और बीटा नहीं है भाई, अल्फा और 1/अल्फा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अल्फा और 1/अल्फा का प्रोडक्ट c/a, k/5। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 इज इक्वल टू k/5। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k की वैल्यू आ जाएगी भाई 5। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इज इक्वल टू 5। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 5 के साथ जाएगा, और 5 ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, बोर्ड में आता भी है कई बार ऐसा क्वेश्चन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं भाई, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैसे तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, वो आपका सीबीएसई की बात करूं तो आपका 11th में आता है, आईसीआईसी उस बोर्ड की बात करूं तो क्लास 10th में आता है। पर यहाँ के लिए हमें ज़्यादा उसको ना ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत भी समझोगे तो यहाँ तक आपके काम निकल सकता है, राइट। तो अभी चलते हैं भाई, आपको k की वैल्यू ढूंढनी है फॉर विच दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन की है, इस इक्वेशन की बात कर रहा है, हैज रियल रूट। इसके कैसे बनने चाहिए भाई, रियल रूट्स बनने चाहिए। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, रियल रूट्स कब कब बन सकते हैं, रियल रूट्स तब भी बनेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। रियल रूट तब भी बनेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। 2 केसेस बनते हैं ना, ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 रियल रूट बट इक्वल, पर दोनों में रियल तो कॉमन आया। तो रियल किस में बनेंगे, इज इक्वल टू 0 में भी बनेंगे, ग्रेटर देन 0 में भी बनेंगे। तो एक कंडीशन आती है भाई रियल रूट्स के लिए, मैंने लिखवाई भी थी आपको, कंडीशन फॉर रियल रूट्स, जो पीछे वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने लिखा था डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स, इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। इस कंडीशन का यूज करोगे और यहीं से ही हमको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका जो k की वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर आएगी।
राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू हमेशा हर एक बच्चे को पता है, मैं बोलना चाहता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही मैं इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो बी की वैल्यू भाई -6 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखना। इनइक्वालिटी को भी ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे इक्वालिटी को करते हैं। कुछ रूल डिफरेंट होते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप नेगेटिव टर्म के साथ करोगे। ध्यान से सुनना जो मैंने बोला, नेगेटिव टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, बाकी मैक्सिमम कहानी सेम रहती है। तो जो भी है वो इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं आएगा और इतना वो पूछेगा भी नहीं आपसे, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी देखो, मैं यहाँ छोटा सा मैं बता देता हूँ, हो सकता है आ ही जाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी यहाँ पे -4x आ जाए, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लगी हो और यहाँ पे लिख दे 4, क्या लिख दे 4, आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप -4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो? -4 का। तो -4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4 नीचे जाएगा, बट ये इनइक्वालिटी का साइन को क्या कर देगा? चेंज। ये रूल्स है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कि माइनस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देता है। रिवर्स का मतलब ऐसे होगा तो ऐसे कर देगा, ऐसे वाली इनइक्वालिटी आएगी तो ऐसे कर देगा, राइट। पर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो x इज लेस देन इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, क्लियर बात। पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चन होता है ऐसे, तो आप +4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये +4 जाएगा इसके नीचे, तो +4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रहेगा सेम। ये रूल है भाई, है ना। और ये क्यों होता है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करेंगे अगर आप 11th क्लास में पढ़ोगे मेरे से, तो राइट। तो ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस कर लूँगा, अभी के लिए इतना समझो, इतनी नौबत नहीं आएगी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो चलते हैं भाई आगे। इसको सॉल्व करोगे तो -6 का होल स्क्वायर 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव ये कितना आ जाएगा आपके पास 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 36 इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, बाकी तो सेम टू सेम ऐसे चलेगा जैसे इक्वलिटी चल रही है। तो ये 36 यहाँ पे भागा तो बनेगा -36, यानी 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -36। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, है ना। इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये जो 8 है इसको भी नीचे लेके जाओ, तो +8 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन सेम। नेगेटिव का करता तो चेंज हो जाता। तो मैं यहां पे कर रहा हूं k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8, -36/8। इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 8, 18 आ गया। फिर से 2 से कैंसिल कर दो, तो आपके पास जो आंसर बना वो बना k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, वो भी किसका? माइनस का। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। तो आपके पास आंसर है क्या? हाँ है, देखो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। यानी ये तभी आपके पास वैलिड रिजल्ट करेगा, रियल रूट तभी देगा अगर आप k की जगह क्या भरोगे? -9/2 से ग्रेटर वाली टर्म, जिसमें आप -9/2 को भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो ये वाला आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही इसका आंसर जाएगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे -8 बने कभी, और जब -8k बनेगा तो -8 का क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। रिवर्स करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर वहां से चूज कर लेना है। क्लियर भाई? क्लियर हो गया? ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसको करेक्ट मार्क करें। जिसका भी आया है भाई क्लैपिंग उनके लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसने भी निकाला है अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट है ना, हो सकता है इसको आपने अंडरटेन नहीं किया हो अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा, कोशिश करें इसको बनाने की। ये भी आपका बोर्ड लेवल है, यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, डराने वाली प्रॉब्लम्स है ना, बच्चे को सबसे ज़्यादा डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे सोचना होता है। सोचना इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन में सोचोगे वर्ड प्रॉब्लम ईजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती। तो हम चलते हैं भाई इस क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमने एज्यूम कर ली। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। एक्सीड्स का मतलब बड़ी है, किससे? ब्रेथ से, बाई 8 मीटर।
कि जितनी भी आपके पास ब्रेथ होगी, लेंथ उससे 8 मीटर क्या होगी, ज्यादा। यही बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो आप एज्यूम किसको करोगे, लेंथ को कि ब्रेथ को? अरे लेंथ तो 8 मीटर ज्यादा है, कंपैरिजन को समझो किससे, ब्रेथ से। तो जो ब्रेथ आप एज्यूम करोगे, लेंथ उसमें 8 ऐड करके बन जाएगी। तो मैं इसमें विड्थ को एज्यूम कर लेता हूँ x। अगर मैं विड्थ को x एज्यूम कर देता हूँ तो लेंथ बन जाती है भाई 8 एक्सीड करती है, 8 मीटर ज्यादा, यानी x प्लस 8 मीटर उसकी क्या बन जाएगी, लेंथ। और x मीटर क्या बन जाएगी, विड्थ। ये एज्यूम करना तुम्हें आना चाहिए। और कहीं ना अगर ये एज्यूम करना नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से भी हिंट लग जाता है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। ब्रेथ को बताओ, ब्रेथ क्या आएगी, ब्रेथ को बताओ, तो ब्रेथ को एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्या एज्यूम कर लिया मैंने, x। जैसे ही ब्रेथ को x एज्यूम किया तो आपके पास लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 8 ज्यादा, लेंथ क्या आ गई, x प्लस 8। फिर एक चीज और दे देगा, वो एरिया दे दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, एरिया दे दिया उसने 240 मीटर स्क्वायर। यहां से आपके पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी, एरिया इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। और एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी x प्लस 8, विड्थ आपके पास आ जाएगी x 240 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 8x, ये 240 इधर लेके आ जाओगे तो माइनस 240 इज इक्वल टू 0। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे बच्चे, x की। तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो, एट मोस्ट 2 वैल्यूज, क्वाड्रेटिक है। और 2 वैल्यूज आएंगी। अगर कभी x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेनी है कि नहीं लेनी है, नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि x क्या इंडिकेट किया, साइड की लेंथ, लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो हो सकता है यहां से 2 वैल्यूज आए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता एक क्वेश्चन में ही ब्रेड्थ की 2 वैल्यू आपके पास राइट हो जाए, राइट। तो उसमें आप देखोगे कि एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव वाली रख लेना। पर इसके लिए भी एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा, इसको तुम सॉल्व करोगे, देखना ध्यान से, देखना ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझना। इसको तुम सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी भाई, एक्स की वैल्यूज आएंगी। और कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आने की संभावना है ना, संभावना 2 वैल्यूज आने की। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यही एक्स की वैल्यूज तो ये दी होंगी भाई। ये एक्स की वैल्यूज है, नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यूज है तो आप देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सॉल्व करने से भी छूट गए भाई, हमने कहा ऑब्जेक्टिव वो सब्जेक्टिव पेपर देना है कि हमारे नंबर कट जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो x की वैल्यूज आप यहां से निकालोगे, एक्चुअल में एग्जाम में वो 4 वैल्यूज में से कोई ना कोई x की वैल्यू होगी। सेटिस्फाई करके देखें, जो आपको सही में 0 इज इक्वल टू 0 दे दे वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। पर जिसने लॉन्गेस्ट मेथड से जाना है वो इसको सॉल्व करेगा, या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएगा, या तो कौन सा मेथड लगाएगा भाई, फार्मूला मेथड लगाएगा। फैक्टराइजेशन से देखे तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए उसको, 1 इंटू माइनस 240, यानी माइनस 240 उसको मल्टीप्लाई करके चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको क्या चाहिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव 8। तो कौन से ऐसे 2 पेयर हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे, कौन से ऐसे 2 पेयर हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे? अगर मेरे से कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा 12 और 20 जा रहा है सही दिशा में, क्योंकि दोनों को ऐड करके मैं 240 तक पहुंच जाता हूं भाई, मल्टीप्लाई करके सॉरी, और ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आप 8 तक भी आ जाओगे ना, डिफरेंस बिटवीन देम इज 8। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव नेगेटिव इसमें ना चेक करो। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप नेगेटिव यहाँ पे लगा लो, पॉजिटिव यहाँ पे लगा लो। आई थिंक अब ये कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों को ऐड करते ही आंसर पॉजिटिव 8 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आंसर माइनस 240। तो करना क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। जैसे ही मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, मिडिल टर्म की जगह क्या लिख दोगे, माइनस 12x प्लस 20x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, ऐसे बनेगा। और जैसे तुम सॉल्व करोगे तो यहां से जो आंसर, इसके बाद आपका काम है, छोड़ दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद का मैंने सिखाया तुम्हें। जैसे इसको सॉल्व करोगे यहां से x की वैल्यूज आएंगी, और x की जो वैल्यूज आएंगी तो मैं बता देता हूँ, x की एक वैल्यू जो इसमें बनने वाली है वो 12, और सेकंड वाली वैल्यू बनने वाली है माइनस 20। यही वैल्यू बनेगी, चेक कर लेना। तो जैसे ये वैल्यू बनेगी तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आप किसको इग्नोर करने वाले हो, इसको आप इग्नोर कर दोगे, माइनस 20 तो कभी भी बिर्थ नहीं हो सकती। तो 12 के साथ आपका आंसर क्या जाएगा भाई, राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा आप 12 चेक करके भी चेक कर सकते हो, है ना, तो उससे भी आंसर बन जाएगा। तो आई थिंक यही बनना चाहिए। एक बार मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 12 और माइनस 20, तो ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए आपके पास, सी। सी का मतलब 12, सी का मतलब 12, 12 बनेगा, माइनस 20 तो नहीं बन सकता, 12 बन जाएगा।
तो इसके साथ आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि सर मैं 12 यहाँ पे पुट करके चेक कर लेता हूँ, इसमें से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, निकाल तो एक्स ही रहे ना, 12 को देखो कि सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे करते तब भी आंसर आता। मैं तुम्हें अप्रोच समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। जैसे आप 12 इसमें यूज करोगे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 12 हो जाएगा, माइनस 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप देखोगे लास्ट में ये 240 माइनस 240 बनेगा, क्योंकि आगे जाके 144 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1696 बनेगा, और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 144 में 96 जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 का मतलब 240। तो आप बोलोगे आंसर आ गया भाई 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू क्या करेगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? क्लियर है ना जो मैंने करवाया अभी? इस तरीके से भी सोचा जा सकता। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छुड़वा रहा हूँ भाई ये वाली सारी चीजें, कि सॉल्व किए बिना भी, एक्चुअल में आंसर निकाले बिना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जा सकता है थोड़ी सी समझदारी के साथ। तो कंसेप्ट कितने अच्छे से समझाओगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है जो आप यूज करोगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज करो आप किसी शॉप पे गए, आप किसी शॉप पे गए, आप 10 कॉपीज लेके आए। कितनी लेके आए भाई? 10 कॉपीज, 10 कॉपीज लेके आए, और 10 कॉपीज के लिए आपने जो पे किया शॉपकीपर को 360 रुपीज, उसको क्या कर दिए, पे कर दिए, राइट? 360 रुपीज क्या कर दिए, पे कर दिए। ऐसा भी बोला जा सकता है। अब मैं बोलूंगा एक कॉपी की कॉस्ट बताओ, तो आप बोलोगे कि 1 कॉपी की जो कॉस्ट है, 1 कॉपी की जो कॉस्ट है वो आएगी भाई 360 अपॉन 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 36 रुपीज आपके पास एक कॉपी की कॉस्ट है। अगर ऐसा ना करके मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लूं, मैं ऐसा पूछ लूं कि भाई मैं गया शॉपकीपर पे, और वहां पे एक बुक का प्राइस था, एक बुक या कॉपी बोल दो, एक बुक का जो प्राइस था वो था भाई 36 रुपीज। कितना था? 36 रुपीज। और मैंने जो टोटल पे किया शॉपकीपर को, टोटल पेमेंट जो कर दी मैंने, टोटल पेमेंट, तो टोटल पेमेंट जो कर दी मैंने वो कर दी भाई 360। उसने बोला 360 रुपीज बने आपके, मैंने 360 रुपीज उसको दे के आ गया। फिर अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि नंबर ऑफ बुक्स मैंने कितनी परचेज की होंगी। तो नंबर ऑफ बुक्स कैसे आएंगी, जितना तुमने दिया और एक बुक का प्राइस, तो जितना तुमने दिया कितना भाई 360 डिवाइड बाई एक बुक का प्राइस, जैसे आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी आप 10 बुक्स लेके आए होंगे, 10 बुक्स लेके आए होंगे। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन पे। अच्छा पहले तो क्या एज्यूम करें, ये बिल्कुल लास्ट लाइन बता देती है तुम्हें। क्या एज्यूम करें, फाइंड द ओरिजिनल एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो यही मेरे को मान लेना है कि लेट ओरिजिनल और जिसको बोला गया भाई लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक, इसको एज्यूम कर लें एक्स रुपीज। कितना? एक्स रुपीज। अब पूरी की पूरी कहानी समझें। एज्यूम करने का पता चल गया क्या एज्यूम करना था, जो लिस्ट प्राइस था, लिस्ट का मतलब जो भी आपकी प्राइस होती है बुक के लास्ट में उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो लिस्ट मतलब लिस्ट प्राइस आपका क्या कर दिया हमने, एक्स एज्यूम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाई 5। देखो हुआ क्या कि आप शॉपकीपर के पास गए, जो भी बुक का प्राइस था उसके अकॉर्डिंग आपने उनसे कुछ ना कुछ बुक्स ली होंगी। कितना पेमेंट किया ये भी बताया है, 300, 300 है ना, 300 रुपीज वो पे कर रहा है। फिर हुआ क्या कि बुक का प्राइस 5 रुपए कम हो गया। बुक का प्राइस 5 रुपए कम होने से अब क्या होगा कि अब रुपीज अगेन वो सेम टू सेम आपके 300 है, तो बुक्स क्या आएंगी, ज्यादा आ जाएंगी। पहले बुक्स कम आ रही होंगी, अब क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी। तो उनका डिफरेंस कितना पड़ा, डिफरेंस पड़ा भाई 5 बुक्स का। कितना पड़ा? 5 बुक्स का। कि जितना मैं पहले बुक्स परचेज करता था, अगर शॉपकीपर क्या करता है कि हर एक बुक का प्राइस रिड्यूस कर देता है बाई 5, तो आपके पास 5 बुक और ज़्यादा आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे 2 केसेस बना के चल रहा हूँ, एक पहले वाला केस और एक आपका बाद वाला केस, राइट? जो पहले वाला केस होगा
उसमें क्या था, प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तो उसमें कितनी नंबर ऑफ बुक्स आ रही होंगी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही होंगी भाई, कंसेप्ट आपके सामने लिखा है, नंबर ऑफ बुक्स आ रही होंगी 360 और सॉरी 300 पे किया था, 300 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि एक्स क्या थी मेरे पास, एक्स थी तो मैंने क्या माना था, प्राइस ऑफ अ वन बुक, इसका मतलब नंबर ऑफ बुक्स पहले कितनी आ रही थी 300 प्लस 300 अपॉन एक्स, है ना, और बाद में जब रिड्यूस हो गया तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही होंगी, इंपॉर्टेंट है भाई ये, नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ रही होंगी, तो मैं बोलूंगा 300, और अब जो है वो बुक का प्राइस एक्स नहीं रहा, रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, x-5, इतना समझ में आया। अब मेरे को बताओ किसमें नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा आएंगी, ध्यान से सुनो जो मैंने बोला, पहले मैंने पहले वाला केस बनाया, जब भी एक बुक पे प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ था तो नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास आ रही थी भाई 300, जितना मैंने पेमेंट किया डिवाइड बाई एक बुक की कॉस्ट कितनी थी एक्स रुपीस, पर जब हमने प्राइस रिड्यूस किया बुक का तो कितनी बुक्स आप परचेज कर पा रहे थे, 300 जो पे किया था डिवाइड बाई एक बुक का प्राइस जो कितना आएगा अब x-5, ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स दोनों में क्लियर, किसमें नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा होंगी, इसमें कि इसमें, आप बोलोगे नंबर ऑफ बुक्स इसमें ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें प्राइस रिड्यूस हुआ, नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा आएंगी, कितनी ज्यादा आएंगी भाई 5, तो उनका डिफरेंस बना ना, जो पहले का था बाद में था उसका डिफरेंस कितना बना 5 बुक्स, तो इसमें से ज्यादा बुक्स किस में आएंगी, इसमें, तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 अपॉन x-5 से माइनस कर दूंगा भाई 300 अपॉन एक्स को, और ऐसा करने से जो डिफरेंस आएगा बुक्स का वही डिफरेंस कितना है भाई 5 मोर यानी 5, यही तो बताया था मैंने पहले भी एक बार बता चुका हूं कि कोई चीज किसी से कितनी बड़ी है सिंपली उनका डिफरेंस होता है, बस ये इंडिकेट कर लेना कि कौन सी टर्म बड़ी है, तो जो 5 बुक ज्यादा आ रही हैं वो किसका डिफरेंस है, जितनी बुक्स आप पहले लेते थे जितनी बुक्स आप अभी ले रहे हो उनका डिफरेंस ही 5 है, पर बड़े में से छोटा माइनस करना है तो ज्यादा बुक्स कब होंगी, बाद वाले में, क्योंकि जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो उसमें से पहले वाला को माइनस किया तो इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा, अगर इज इक्वल टू 5 आएगा तो इसको ही सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व भी तो करना है, तो आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, पर उतना अगर झमेला नहीं करना होगा तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक्स की वैल्यूज ही हैं, ये भी तो उसने ओरिजिनल प्राइस और लिस्ट प्राइस ही दिया होगा जो हमने एक्स एज्यूम किया था, तो क्यों ना मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लूं, सबसे इजी मेथड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो, 20 पुट करके चेक करना, इज इक्वल टू 5 बन गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल बन गई, तो वो आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। जैसे आप 20 डालोगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो शॉर्टकट में 20 डालोगे 300 आ जाएगा, डिवाइड बाई 20 माइनस 5 आएगा 15, माइनस 300 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5, देखो इनका आंसर 5 आना चाहिए, इसको सॉल्व करके 5 आना चाहिए, सॉल्व करोगे 5 3 जा 15, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 आ गया, अब इसको सॉल्व करोगे ये कट हो गया, ये 15 आ गया, तो 20 माइनस 15 क्या आ गया 5, तो मैं बोलूंगा 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी पहले ही ऑप्शन क्या होगा फिर ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन चेक करोगे ट्रू नहीं होगा, थर्ड करोगे ट्रू नहीं होगा, फोर्थ करोगे ट्रू नहीं होगा, अगर तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो इजी है, अदरवाइज तुम क्या करोगे भाई, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनाओगे, क्वाड्रेटिक का आंसर निकालोगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 5 के साथ मतलब ए, तो ए ऑप्शन ही बन गया, ए ऑप्शन ही बन गया, हो सकता है ए ना बने तो बी पे जाना है, बी ना बने तो सी पे जाना है, सी ना बने तो डी पे जाना है, तो ऐसे करके भी आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, और ये अच्छा मेथड है, ये वन ऑफ द गुड मेथड, राइट, तो ये वाला कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी कोशिश करो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, इसका कंसेप्ट समझें भाई, कंसेप्ट ऑफ बोट, बोट और स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, इसका जो कंसेप्ट है वो एक बार समझ लें। अब होता क्या है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कंसेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, आपको ये पता होगा, आपने देखा होगा कि एक बोट होता है तो उसकी एक प्रॉपर स्पीड होती है, स्पीड लिमिट होती है, उसके आगे वो एक्सटेंड नहीं कर पाता, सेम गाड़ियों में भी चलता है,
अगर आपके पास गाड़ी है तो उसमें वो 120 तक जाती है, किसी की स्पीड लिमिट 120 से ज़्यादा वो भाग नहीं सकती, 120 उसकी मैक्स टू मैक्स स्पीड है, उसी की लिमिट 90 होती है। तो वैसे ही हर एक बोट की भी अपनी क्या होगी, लिमिट्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंजन, है ना, जो भी उसकी हाउस पावर आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि होता क्या है, जब भी बोट चलेगा तो उसकी जो स्पीड होती है वो स्टिल वाटर में होती है। स्टिल वाटर में मतलब रुके हुए पानी में, किसमें, रुके हुए पानी में। अब जब भी बोट चलेगी, चाहे वो समुद्र के अंदर है, चाहे वो हम उस बोट को कहाँ पे चला रहे हैं, किसी डैम के अंदर चला रहे हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि वहां पे पानी भी तो मूव कर रहा होता है, पानी भी तो मूव करेगा, उसका इम्पैक्ट भी उस स्पीड में कहीं ना कहीं क्या करेगा, या तो एडिशन में जाएगा या तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा कैसे नहीं, ये देखना। मैं आपको एज्यूम करवा रहा हूं कि ये दोनों क्या हैं, आपके अलग अलग, बीच में पानी है, बीच में पानी है, ये आपके पास अलग लैंड फॉर्म है, ये आपके पास अलग लैंड फॉर्म है। अब हुआ क्या, एक बोट था, और मैं ये भी साथ में बता रहा हूं कि ये जो पानी है वो इस दिशा में आ रहा है भाई, पानी जो होगा वो इस दिशा में आपके पास क्या है, फ्लो कर रहा है ना। तो इस दिशा में फ्लो कर रहा है, मतलब यहां से यहां पानी ऐसे चल रहा है। तो आप ये समझे कि इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की दिशा में चलना, पानी की दिशा में चलना है तो डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की दिशा के अपोजिट चलना, वो होती है अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम आपको क्लियर हुआ होगा, अपस्ट्रीम आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, सपोज करो कोई एक बोट है, वो यहाँ से चला, बी फॉर बोट, बोट आपका भाई यहाँ से चला, और इस बोट में एक स्पेशल चीज है भाई, ये जो बोट है उसकी अपनी एक स्पीड है। तो मैं इसकी स्पीड क्या बोल रहा हूँ भाई, इसकी स्पीड बोल रहा हूँ मैंने, मान लिया इसका 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बोट चलता है। पर साथ में मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि जो स्टीम होगी ना वो भी तो जा रही है, और स्टीम की भाई अपनी क्या है, स्पीड है। स्टीम जा रही है भाई 2 किलोमीटर पर आवर से, 2 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन समझ में आया कि आपका जो नदी है, आपका जो डैम है, आपका जो आपका समुद्र है या आपका सी है, उसमें जो आपकी लहरें हैं, पानी है, वो 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। और आपका जो बोट है वो कितनी तेजी से भागता है भाई, वो 20 किलोमीटर पर आवर की तेजी से भागता है। जब ये बोट भाई डाउन स्ट्रीम में आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 20 से तो वो भाग रहा होगा, साथ में 2 से क्या चली होगी भाई, आपकी पानी की लहरें चली होंगी। तो डाउन स्ट्रीम में जो होगी ना उसकी स्पीड बढ़ेगी। 20 तो उसकी कैपेबिलिटी है, 20 से वो भागेगा भागेगा, पर 2 से एक्स्ट्रा उसको कौन लेके जा रहा है, ये वाली सारी की सारी लहरें। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इनको ऐड करके आप बोल सकते हो 22 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी अगर आप बिल्कुल 20 की स्पीड से जा रहे होंगे तो लहरें कहीं ना कहीं आपको नीचे धकेलेंगी, किस स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो 2 से आपको उसको कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या होगा भाई, स्पीड डिक्रीज होगी, आपका बोट अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी कैपेबिलिटी से काम ना करेगा, क्योंकि आपकी लहरें क्या जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बोल रहा हूँ डाउन स्ट्रीम में तो आपकी जो स्पीड होगी वो आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। पर जब अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, अब जब यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो उसकी कैपेसिटी तो 20 भागने की है, पर 2 से आपकी लहरें उसको क्या भाई पीछे भेजेंगी, तो वो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी। अगर डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया तो मतलब हम क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा था अ स्पीड ऑफ अ वाटर इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जो रुका हुआ पानी था उसमें जो स्पीड आएगी वो 15 किलोमीटर पर आवर थी। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। उस बोट को अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम के साथ नहीं, सॉरी, अपस्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के अपोजिट, उसको 30 किलोमीटर हमने लेके गए एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम लेके भी आए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं आपको एनालाइज करवा दूं तो ऐसे आपके पास क्या है भाई, पानी चला हुआ होगा और आपको ना उसको 15 किलोमीटर पर आवर किसकी कैपेसिटी है, बोट की कैपेसिटी है, तो 30 किलोमीटर उसको लेके गए आप अपस्ट्रीम, यानी आप स्ट्रीम इस तरफ चल रही थी,
आप बोट को उठाया आपने और बोट को लेके गए भाई अपस्ट्रीम, कितना लेके गए यहां से यहां तक, आपने कहा भाई इसको 30 किलोमीटर लेके गए, कितना गए लेके गए 30 किलोमीटर, और रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद उसको ना फिर से वापस ले गए आगे। आप जब आपका बोट पहुंच गया भाई यहाँ पे, तो उस बोट को फिर से आप लेके आगे, तो डाउन स्ट्रीम में लेके आगे अगेन कितना 30 किलोमीटर, अगेन कितना 30 किलोमीटर। और उसको जब आपने यहां से चला के यहां लेके गए, फिर से यहां पे पहुंचा दिया ओरिजिनल पॉइंट पे, तो उसमें जो आपका टाइम लगा वो 4 hours 30 minutes का टाइम लगा। 4 hours 30 minutes का क्या लग गया भाई टाइम। आपको बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, पानी कितनी तेजी से बह रहा होगा, है ना। तो ये समझें। अच्छा करना क्या है, टाइम दिया है ना, पूरी की पूरी जर्नी का टाइम दिया है। कंसेप्ट क्या बोलता है, जितना टाइम अप स्ट्रीम में लगेगा, जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगेगा, सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 4 hours 30 minutes। यही तो कंसेप्ट है, टोटल टाइम दिया है। उसने ये बोला था 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है एंड रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम एंड द टाइम टेकिंग इज 4 hours 30 minutes। इट मीन्स कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा, जितना टाइम नीचे जाने में लगा, दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा 4 hours 30 minutes। यही मेरा कंसेप्ट है, मेरे को टाइम निकालना है। और टाइम डिस्टेंस स्पीड का रिलेशन होता है, टी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद होना चाहिए आपको। तो मैं बोल देता हूँ कि टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा उसको मैंने T1 टाइम बोल दिया। अब T1 टाइम बोला तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कितना है आपका यहां से यहां तक जाने के लिए 30, तो डिस्टेंस 30 आ गया। और स्पीड कितनी है, स्पीड किसकी बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब यहां से नीचे आओगे, जब यहां से नीचे आओगे तो आपके पास स्पीड कितनी होगी। अब आपको ना इसकी स्पीड को एज्यूम करना पड़ेगा x किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड को भाई, वाटर की स्पीड को ना, वाटर की स्पीड को एज्यूम करोगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, क्योंकि जिस तरफ बोट जाएगा उसी तरफ क्या होंगे, पानी भी मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी 15 + x। क्लियर हो गया, 15 + x। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, टाइम T1, टाइम T1। उसके बाद चलूंगा मैं टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, अगर अपस्ट्रीम की बात करूं तो उसको मैंने इंडिकेट कर दिया T2 से, T2 से इंडिकेट करूंगा तो T2 की वैल्यू आएगी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपस्ट्रीम की बात है, स्पीड कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी 15 - x। अब वो 15 - x से ट्रेवल कर रहा होगा, 15 से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल टाइम दिया है, तो आप बोलोगे T1 + T2, ये जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा 4 hours 30 minutes, 4 hours 30 minutes। तो मेरे से पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो पूछिए, पर स्ट्रीम सारी की सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मिनट क्यों रखने, मिनट को आर में चेंज करो। 30 मिनट में कितने आर होते हैं, 60 मिनट में 1 आर, 30 मिनट में हाफ आर। हाफ आर करोगे तो आप बोलोगे T1 + T2 = 3, और इसमें हाफ आर है, हाफ का आर का मतलब 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/2। आप यहां तक आ जाओगे, T1 की वैल्यू डालोगे भाई 30/15 + x प्लस T2 की वैल्यू डालोगे 30/50 - x = इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7/2। ये आपके पास इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। अगेन ऑप्शन में भी x की वैल्यूज ही दी होंगी, जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इट इज नथिंग बट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज द नथिंग बट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ही क्या माना था हमने, x माना था। इट मींस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब भी आंसर आएगा, अगर मैं वैल्यूज पुट करके चेक कर लूंगा तब भी मेरा आंसर बनेगा। तो 15 पुट करके चेक कर लो। अच्छा 15 पुट करके चेक करोगे, यहाँ पे आपको 15 दिख जाएगा, 15 + 15 30, 30 30 कैंसिल होके 1, यहाँ पे 0 और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो ये तो इक्वल नहीं आया, यानी 15 तो कभी आंसर में नहीं बनेगा। फिर चलो भाई 2 के ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आएगा 30/15 16 17 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पे चलोगे तो 30/ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13। तो देखो ये भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे। उसके बाद 7/2 आना चाहिए, इसके ऊपर देख लेते हैं, पर इजी वाला ऑप्शन पहले देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर आ जाऊंगा। 10 पे आ जाता हूँ, 10 पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो 30/10 पे एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 30/10 डाला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 25 +
30/10 डालेगा तो आएगा 5, ऐसे ही होगा क्या, 10 डालोगे ना, उसके बाद आएगा 7/2। अच्छा इसको डिलीट कर लेते हैं, तो आपको 5 से डिलीट करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 द 30, राइट। इसको सॉल्व कर लो, अगेन मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। 5 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 36, 7/2 नॉट इक्वल टू मतलब 10 भी उसका आंसर नहीं होगा। फिर 5 पे आ जाओ, तो अगर 10 भी नहीं होगा तो 5 पे चेक कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम टाइम आप बचा सकते हो। जैसे आप 5 चेक करोगे तो 30/5 डालने से ये बन जाएगा 20, 5 डालने से ये बन जाएगा 30/5 डालने से 10 इज इक्वल टू 7/2। देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 3/2 बचा। एलसीएम ले लोगे तो फाइनल एलसीएम 2, ऊपर आएगा 3, ऊपर आएगा 3 2 6, तो 6 यस 3 2 6 इज इक्वल टू 7/2, ये आ जाएगा 9/2 और साथ में 7/2, तो ये भी नहीं बनेगा। आई थिंक फिर आंसर जाना चाहिए 2 के साथ। 2 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 को भी एक चेक कर लेते हैं, 3 रॉन्ग हो गए तो 2 ही उसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होने वाला है ना। फिर भी मैं चेक करवा देता हूँ 2 के लिए। 2 के लिए चेक करोगे तो 30/15 17 आ जाएगा, फिर 30/13 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो आई थिंक इसका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, अगर चेक नहीं भी करेंगे। अच्छा 5 बन रहा है क्या, तो 5 पे सेटिस्फाई होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। 5 इसका सेटिस्फाई होना चाहिए, एक बार देखते हैं, एक बार फिर से हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो। 30/50 प्लस एक्स, 30/50 माइनस एक्स, 5 पुट करके देखो भाई एक बार फिर से, 5 के साथ आंसर बन जाना चाहिए। 5 पुट करोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 30 यहाँ पे 5 पुट करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, चलेगा कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा, 3/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 7/2, 3 2 6 7 8 9, तो 9/2 बनना चाहिए। 6 7 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है, 4 आ रहा है यार, बन जाएगा ना, 4 आ रहा है, मैं 3R से चल रहा हूँ, यहाँ पे आएगा भाई 4R, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आएगा भाई 4R 30 मिनट, 4R 30 मिनट का मतलब है 4 + 1/2, उसका मतलब आ जाएगा भाई 9/2, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 9/2। अगर 9/2 वाली इक्वेशन बनेगी तो 9/2 वाली इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 6 + 3 9/2 इज इक्वल टू 9/2, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फाइनल जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा, दैट इज 5, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें क्या कर गया भाई, सेटिस्फाई कर गया। तो इस मेथड का यूज करोगे तो यहाँ पे तुम रूट्स निकालने से छूट जाओगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। अपस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है, डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है, एक चीज पक्का उसने ऐसे दी होगी जहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन एक बार फॉर्म कर ली, उसके बाद ऐसे सोचते सोचते आप आंसर तक आ सकते हो, राइट। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। आगे बढ़ते हैं, जिनका ऑप्शन नंबर डी आया होगा भाई बड़ी अच्छी बात है, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्रैक किया है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक, सोचिए इसके बारे में, पॉज करना, करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं भी करवाऊंगा। इसमें लिखा है 1 ईयर एगो, यानी 1 साल पहले। 1 ईयर एगो का मतलब है 1 साल पहले की बात कर रहा है वो। 1 साल पहले क्या क्या था भाई, अ मैन, एक कोई आदमी था, वो 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन था, अपने सन से 8 टाइम्स ओल्ड था, बड़ा था, तो ऐसा कंपैरिजन दिया होगा। फिर नाउ, नाउ का मतलब अभी, प्रेजेंट में, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, उस पर्सन की एज क्या है, अपने जो सन है उसके स्क्वायर के बराबर है। पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस पूछा है, तो प्रेजेंट एजेस हमें माननी पड़ेगी, जो पूछा है वही माननी है। तो आप बोलोगे प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं, प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं, पर प्रेजेंट एजेस मानने से पहले ना प्रेजेंट एज का एक रिलेशन भी दिया है। क्या रिलेशन दिया है, नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट से ही होता है। नाउ हिज एज इज, किसकी एज की बात कर रहा है वो, उस पर्सन की एज, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, यानी अगर मैं सन की एज एज्यूम कर लूंगा तो उसके जो फादर की एज है वो आ जाएगी, स्क्वायर ही तो है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट सन की जो एज होगी उसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स ईयर, कितना, एक्स ईयर, तो उसके जो फादर की एज है, जो मैन की एज है, तो मैं वो लिखता हूँ मैंस एज, बल्कि आप फादर की एज भी लिख सकते हो, सन से इंडिकेट किया है तो
तो मैंस की जो एज होगी, जो फादर की एज होगी, वो कितना होगा भाई, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, तो एक्स स्क्वायर ईयर, एस स्क्वायर ईयर्स। इतनी सी बात क्लियर होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने डील किया है। अब आपको एक रिलेशन भी चाहिए, रिलेशन कहाँ से पता चलेगा, एक साल पहले कि 1 ईयर एगो। अब जो रिलेशन है ना, जो बोल रहा है कि 1 ईयर एगो जो मैन की एज है वो 8 टाइम्स होगी उसके सन के, तो ये जो एज का रिलेशन है ये प्रेजेंट के साथ नहीं, एक साल पहले के साथ है, तो एक साल पहले की एज दोनों की निकालनी पड़ेगी। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस है, ये दोनों की जो एजेस हैं वो कैसी हैं भाई, प्रेजेंट एजेस है दोनों की। तो प्रेजेंट एजेस है तो एक साल पहले जो भी मैन की एज होगी, मैन की एज कितनी होगी एक साल पहले, एक्स स्क्वायर का वो है, एक साल पहले होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैंने बोला जो पहले की एज है वो उसी टाइम से कंपेयर करनी है, तो एक साल पहले ये मैन कितने का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो मैन एक साल पहले कितना होगा भाई, 8 टाइम्स किसका, सन की एज का। अब सन की एज भी कहाँ की लेनी है, एक साल पहले की, तो सन कितने का होगा भाई, एक्स माइनस 1 का। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 8x इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी इधर भेज दो, -2 इज इक्वल टू 0। -2 तो आएगा नहीं शायद, रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ की क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल सही है। पहले आफ्टर, यस सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 8 इंटू एक्स, अच्छा 8 आएगा ना यहाँ पे, तभी मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ की है। 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8x माइनस 8 देके जाएगा, फिर आएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको यहाँ पे भेजोगे तो +7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यूज निकालनी है और इसमें से आंसर मार्क करना है। ये आप ध्यान में रखना है, ये आपके पास x की वैल्यूज होंगी, होंगी ना x की वैल्यूज, और ये आपके पास फादर की वैल्यूज होंगी, और फादर क्या था उसका, स्क्वायर। यानी ये बात भी ध्यान में रखें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पे बैठा होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। मतलब अभी भी थोड़ा सा चैलेंज है, हो सकता है ए बने या फिर डी बने। तो ए 7 आ गया तो बात सही है, अगर नहीं आया तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। दो ऑप्शन तो मैंने इग्नोर कर दिए भाई इसी स्टेटमेंट से, क्योंकि प्रेजेंट एज है किसकी, आपके फादर और सन की, तो सन फादर की एज क्या आ गई सन से स्क्वायर, तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने दो इग्नोर कर दिए। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो पुट करके चेक कर लो, 7 पुट करके चेक करो, 7 इसमें सेटिस्फाई हो गया तो बात बन जाएगी, है ना, 7 इसमें सेटिस्फाई हो गया तो बात बन जाएगी, 7 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये 49 बनेगा, ये माइनस 56 बनेगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये 56 माइनस 56 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी सेटिस्फाई कर गया तो 7 उसका आंसर आएगा। 7 आएगा तो साथ में फादर की एज आ गई उसका स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। तो बताना मेरे को कमेंट में कौन कौन से बच्चे इस आंसर तक पहुंचे थे, जिनको ऐसे चेक नहीं करना वो इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 7 आएगी, नेगेटिव आएगी, उसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है भाई, क्योंकि नेगेटिव कभी भी एज नहीं होती, है ना, इस तरीके से सोचना है। तो ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में है 1/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, बनाएंगे कुछ बच्चे तो इसको। 1/2 इसका रूट है, तो रूट इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बोला था मैंने, रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1/2 इसका रूट है, तो आप इसको सेटिस्फाई करवा दो, एक्स की जगह 1/2 भर दो, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा, प्लस k/2 -5/4 इज इक्वल टू 0। के को एक तरफ छोड़ो क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी शिफ्ट कर लो, ये 5/4 यहाँ पे पॉजिटिव का बन जाएगा, ये नेगेटिव का 1/4 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई k/2, तो k/2 इज इक्वल टू 4, एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k/2 इज इक्वल टू 1, के की जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास 2, तो k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर बनेगा। और यही चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं,
यही चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि ये ही चीज़ आपके बोर्ड में भी पूछी जाती है। तो आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का बना होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए आपको। ये इसके रूट्स हैं, इस क्वेश्चन के दो रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा है। आप अल्फा बीटा निकालने नहीं बैठोगे, आप कोशिश करोगे आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप कन्वर्ट कर पाओ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो ये पूछा था मेरे से, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा इसकी बात कर रहा हूँ, तो नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया है, अगर नहीं सीखा है तो पिछले वाली वीडियो देखें, है ना। 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा, ये मैंने सिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अगर तुम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हो तब भी एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और सम ऑफ रूट्स हमें ये भी पता है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर अल्फा प्लस बीटा बोलोगे तो माइनस बी वाई ए आएगा, और अल्फा बीटा बोलोगे तो सी वाई ए आ जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू क्या आएगी भाई 2 आएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना डालना है भाई, माइनस 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा 2, और नीचे भी आपके पास 2। अगेन इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9/4 माइनस 4/2। तो आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो 9 माइनस 16/4 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपके पास आएगा भाई 16 है 7 आ गया इसका आंसर, और माइनस का 7/8, माइनस का 7/8 आपका आंसर बनेगा, माइनस 7/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इतनी क्लियरिटी आ गई। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, जो समझाने वाले थे टाइम टेकिंग थे वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक इनफाइनाइट सीरीज आ जाए, कौन सी सीरीज आ जाए, इनफाइनाइट, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इनफाइनाइट सीरीज, 6 की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता, 1 तो नहीं आएगा, 3 आ सकता है, 10 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। अब इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप इस पूरे क्वेश्चन को कुछ एज्यूम कर लें, एक्स बाई जेड जो तुम्हारा मन करे उसको एज्यूम कर लो, उसी की तो वैल्यू निकालनी है ना। कि मैं अगर इसकी वैल्यू ना निकाल के उस एक्स की वैल्यू निकालूं तब भी बात सेम है। तो आपने एज्यूम कर लिया कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ऐसे करते करते हुए जाएगी आगे। इतनी सी बात समझ में आई। इसको क्या एज्यूम कर लिया हमने, एक्स। इस क्वेश्चन करने का कंसेप्ट है कि जो इनफाइनाइट सीरीज है इसको फाइनाइट में कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने, जो इनफाइनाइट सीरीज है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करो, ये इसका लॉजिक है। और वो कैसे कन्वर्ट करनी ये भी अभी सीखना। अभी आपको एक्स दिख रहा है क्या, अब मैंने ये बोला कि एक्स को देखो, आपने कहा हाँ जी एक्स की वैल्यू तो ये हमने एज्यूम कर ली। मैंने कहा अब सिर्फ इतना सा देखना, ये जो मैंने अभी मार्क किया सिर्फ इतने को देखो, क्या ये भी एक्स है क्या। एक तो एक्स आपके पास आपने एज्यूम किया, अब मैंने कहा सिर्फ इतना सा देखना बीच में, क्या इसकी जगह भी एक्स लिख दूं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये भी सेम टू सेम किसकी तरह दिख रहा है, एक्स की तरह, तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स लिखोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और ऐसा करने से एक आपको फायदा मिल गया, फायदा ये मिल गया, आपकी जो सीरीज थी इनफाइनाइट सीरीज से ब्रेक होकर किस में बन गई, फाइनाइट सीरीज में। यही मैं चाहता हूं, यही करना पड़ेगा कि आपने जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको एक्स अज्यूम करोगे, और जो भी क्वेश्चन होगा उसमें देखोगे कि एक को छोड़ के बाकी भी कंप्लीट में उसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ, सेम टू सेम दिखता है, इन्फिनिट तक जा रहा है ना, सेम टू सेम दिखता है। जैसे ये बन गया उसके बाद आप करोगे इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर सेंटर रूट कैंसल तो 6 प्लस एक्स, तो आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें से सेटिस्फाई करवा लेना, वो आंसर है। अदरवाइज इसके रूट्स निकाल लो, इजी है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। मल्टीप्लाई करके -6 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करके आएगा -1। तो आप कोई भी दो चीज़ें सोचो जो ये चीज़ें दे दे। मैंने कहा 3 और 2 सुटेबल लग रहे हैं, प्लस माइनस का झंझट है, यहाँ पे माइनस लगाओ वहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई करके -6 ऐड करके -1। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, x - 3 आ रहा होगा, x + 2 आ रहा होगा इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3 भी बनेगा, x इज इक्वल टू -2 भी बनेगा। ये दोनों आंसर बनेंगे, है ना। पर हमने फाइनल आंसर जाना है x इज इक्वल टू 3 के साथ। अब आप पूछ सकते हो x इज इक्वल टू -2 क्यों नहीं बना।
क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है, अंडर रूट का जो भी क्वेश्चन आता है उसकी फाइनल वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज को क्या करते हैं, इग्नोर। तो इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इतना सा क्लियर हो गया। 11 क्वेश्चन हमने डील किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूं क्या? इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो मैंने लिखा 15/x+2 x-1/x-2 इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन के कौन से रूट होंगे इनमें से? तो एक तो तरीका ये है, इसको सॉल्व करें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वो करके एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, उसमें से करें, यहाँ से दो आंसर बन जाएंगे। सेकंड तरीका है इसमें से ऑप्शन को पुट करके इसमें चेक करें, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए वही उसका क्या होगा, रूट होगा। तो आपके लिए होमवर्क आंसर मैं बता के जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। आप भी जाएगा चेक कर लेना, 1 डालोगे एक्स की जगह तो, और उसके बाद 3 डालोगे एक्स की जगह, तो दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। 1 डालोगे तो क्या बनेगा भाई, 15/3 बन जाएगा, और इसमें भी 1 डालोगे तो 1 - 1 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 5। ये 3 से 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, पहला सेटिस्फाई हो गया। 3 को देखें, 3 भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 15 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, और ये आपका इज इक्वल टू 5। अब ये देखना, ये 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो ऑप्शन के साथ जाओ। क्यों जाना है अपने लॉन्गेस्ट मेथड पे, ऑप्शन के साथ जाओ, ऑब्जेक्टिव में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। अच्छा 13 क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो हर एक बच्चे को पता है डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट b² - 4ac। इसमें एज्यूम करोगे तो a की वैल्यू दिख जाएगी भाई 2√2, b की जो वैल्यू दिख जाएगी 4, c की वैल्यू दिख जाएगी √2। अब सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4a साथ में c। जैसे सॉल्व करोगे ये 16 बन गया, -4 आ गया, 4 × 2, ये तो सेम सेम काइंड है, यहाँ पे 8 बनेगा, साथ में √2 × √2। आपको सिखाया गया होगा √2 × √2 इज इक्वल टू 2, √3 × √3 इज इक्वल टू 3। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से मेरे साथ हो तो मैंने भी बताया था, एक्सपोनेंट का रूल चलता है। अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा 16 - √2 × √2 कितना आंसर दे देगा भाई 2, तो आंसर आएगा 16 - 16, फाइनल आंसर 0। बहुत सारे बच्चों ने निकाला भी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या बन जाएं, इक्वल। तो इक्वल रूट्स बनते हैं तो क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल रूट्स बनते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। और मेरे को के की वैल्यू निकालनी है तो ऐसी एक के की तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना जिसकी हेल्प से मैं के की वैल्यू निकाल जाऊं। तो वो कहाँ से आएगी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 से। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का मतलब है b² - 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। b की वैल्यू भरोगे तो इसमें b की वैल्यू जगह क्या है भाई, k+1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह आओगे तो k+4, और साथ में आपके पास c की जगह आओगे तो c की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए a + b का होल स्क्वायर यूज करोगे, a² + b² + 2ab -4 को अंदर लेके जाओगे तो -4k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अगेन आप इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, k² आ गया, इसको सॉल्व करोगे -2k आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे -15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो कौन सा इसमें सेटिस्फाई होता है वो आपका आंसर है। सिंपल सा कंसेप्ट है, k² यहाँ पे -2k, यहाँ पे -15, यानी मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए भाई, -15 चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, -2। कौन से ऐसे दो पेयर होंगे जो ये चीजें सेटिस्फाई करेंगे, तो 3 और 5 आई थिंक आर सुटेबल पेयर। 3 5 और पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव यहाँ पे लगाओ, पॉजिटिव यहाँ पे, तभी दोनों सेटिस्फाई होंगे।
मल्टीप्लाई करके -15 ऐड करके -2। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए, k+3 आना चाहिए, k-5। एक स्टेप मैंने इग्नोर किया बीच में, आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है, कॉमन लेना है, तब आंसर तक आना है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी भाई -3 और एक k की वैल्यू आ जाएगी +5। तो -3 एंड 5, -3 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, इजी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी तो सॉल्व कर लेना, टफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी तो ऑप्शन चेक कर लेना, पुट करके ऑप्शन चेक कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये वाली बात भी क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ये आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसको चेक करें, वेरीफाई करें, आंसर मार्क करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट बन दी है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे भाई, रियल। अच्छा, दोनों के दोनों रियल रूट्स आएंगे तो हमने रूट्स निकाल के क्यों चेक करने हैं, हमारे पास तो एक हथियार है ना जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, नेचर बताता है डायरेक्ट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b² - 4ac, b² - 4a और c, तो आंसर आएगा 1 - 4, तो आंसर आ जाएगा -3। डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका लेस देन 0, क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और ये बोलना चाहता है कि इसके दोनों के दोनों रूट रियल होंगे, पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, नॉन रियल रूट्स आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाइए, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके जो रूट्स बनेंगे रियल बनेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट बनेंगे। देखते हैं डी पे चेक करके, डी चेक करोगे, -b² - 4ac, इसकी वैल्यू आएगी भाई 25 - 20, तो आंसर आ जाएगा 5। 5 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बना, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इंडिकेट्स द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये भी यही बोल रहा था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये बन जाएगा ट्रू। तो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, कौन सा आंसर इसमें सही बैठेगा भाई, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। इसी के साथ ही हमने 15 क्वेश्चन लिए भाई क्वाड्रेटिक के, मैंने हर एक वैरायटी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप अब अपने तरीके से क्या करोगे भाई, 10th की कोई भी बुक ले लो, अच्छी वाली बुक, बोर्ड वाले में हमने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से भी मिले 10th ग्रेड के। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि नंबर सिस्टम करना है तो नंबर सिस्टम 10th ग्रेड का, भाई नंबर सिस्टम 10th ग्रेड का भी होता है, बैंकिंग ग्रेड का भी होता है, जो बैंक्स में लगते हैं एम्प्लॉय वो भी नंबर सिस्टम का पेपर देते हैं, तो उसमें लेवल का डिफरेंस आता है। आपको 10th लेवल के जितने भी MCQs मिलते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कर लेने हैं, ठीक है, कर लेने, क्योंकि 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस लेवल तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th लेवल तक ही करना है अच्छे से। तो गूगल का सहारा लो भाई, उससे ढूंढो और करने की कोशिश करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का नाम रहेगा, जिसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे AP, और उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ोगे, क्योंकि हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन भी SPI में आए, तो कुछ नई चीज़ें भी होंगी, कुछ हो सकता है पुरानी चीज़ें हों, तो वो सारा कलेब करके कुछ पुरानी चीज़ें भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड ऑन करूँगा ना, जो अब बुक्स में नहीं होती पर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। तो थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।